नेक्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज रिगार्डिंग टू लोन एंड एडवांसेस टू द रियल एस्टेट सेक्टर की रियल एस्टेट सेक्टर को जब हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। रियल एस्टेट सेक्टर को हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमने सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर है, जो उसने प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना है, वो प्रोजेक्ट क्या हो, अप्रूव हो, उसने जो भी गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से, कोई भी अथॉरिटी से कोई भी परमिशन लेनी है, उसके पास वो परमिशन आ गई हो। तो जब तक उसके पास वो परमिशन नहीं आती, हमने डिसबर्समेंट लोन की नहीं करनी है। तो बेसिकली कि जैसे डेवलपर्स के केस में क्या होता है ना, अलग अलग जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइक म्यूनिसिपल कमेटी से लेनी पड़ती है रिगार्डिंग द हाइट, प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने पड़ते हैं, वोटर के लिए परमिशन लेनी, सीवेज की परमिशन लेनी। तो जब तक वो सारी परमिशन नहीं आती, हम उनको लोन डिसबर्स नहीं करेंगे। उसके बाद एमएसएमई के केस के अंदर लोन्स किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं, एमएसएमई सॉरी एमएससी के केस में, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स के केस में लोन किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो एमईसीज के केस में तो मैक्सिमम क्या है, आप उनको कितने रुपीस की कैपिटल लोन प्रोवाइड कर सकते हो, 5 करोड़ की लिमिट आप उनको क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। 5 करोड़ की जो लिमिट है वो बेसिकली बेस किस पे होगी, 20% ऑफ देयर प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, मतलब जिनकी उनकी प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर होगी, उनकी 20% से ज्यादा आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एमएससी यूनिट्स के केस में आपने क्या करना है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर यूज करना है, जो हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, पिछले मॉड्यूल के अंदर पढ़ा था, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर इन केस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स के अंदर, वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है एमएससी केस में। नेक्स्ट इज लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, कि जब बैंक क्रेडिट दे रहा है तो उसके अंदर क्या क्या होने चीजें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई बैंक है जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा के 10 करोड़ या उससे ज्यादा के लोन में बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जो उनका लोन कंपोनेंट है वो एटलीस्ट 80% होना चाहिए, एंड जो बाकी वर्किंग कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 20% होनी चाहिए। बाकी बैंक चाहे जो लोन कंपोनेंट है उसको 80% या ऊपर नीचे कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर। इसी के बेसिस पे क्या करेगा, दोनों कंपोनेंट्स को बैंक क्या करेगा, अप्रोप्रिएटली प्राइस करेगा, उनके बेसिस पे अप्रोप्रिएटली क्या करेगा, उनसे प्राइसेस चार्ज करेगा। सो ये तो केस हुआ ऐसे बैंक जिनकी लिमिट जिनकी क्रेडिट लिमिट 10 करोड़ से ज्यादा है। बट अगर कोई बोरोवर जिनकी क्रेडिट लिमिट जो है 10 करोड़ से कम है, उसके अंदर बैंक्स बेसिकली क्या कर सकते हैं, उनको जो बोरोवर है उनको प्रमोट कर सकते हैं कि आप लोन सिस्टम की तरफ जाओ, आप वर्किंग सिस्टम की जगह लोन सिस्टम को प्रमोट करो। लोन सिस्टम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हो। इंसेंटिव क्या हो सकते हैं, आप बोल सकते हो कि अगर आप क्रेडिट की जगह लोन लोगे तो हम आपको क्या करेंगे, कम रेट प्रोवाइड करेंगे, एटसेट्रा, ऐसी चीज उनको क्या कर सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर एक ये चीज आती है कि सपोज किसी बंदे ने आपसे बैंक क्रेडिट ले रखा है, क्रेडिट लिमिट ले रखी है, बट उनका बिजनेस क्या है, साइक्लिकल है, मतलब कुछ साइकिल्स पे बेस्ड है या सीजनल है, या उनकी बिजनेस के अंदर क्या है, वोलेटिलिटी है। तो उस केस में अगर हम जो अपनी गाइडलाइंस वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो अपना बिजनेस सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनको काफी सारी क्या आने वाले डिफिकल्टीज आने वाली है। तो उस केस में विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, विद द अप्रूवल ऑफ द बैंक, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, उन्हें कुछ एग्जम्पशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है दैट इज विद रिलेटेड टू द होजरी सेक्शन। होजरी बेसिकली मतलब जो लगा लो गर्म कपड़े बनाते हैं। ठीक है, अब जो बंदा गर्म कपड़े बना रहा है उसमें क्या है, उसका माल जब बिक जाता है तो वो माल बिकता है क्रेडिट पे, उसने अपनी सारी क्रेडिट लिमिट यूज कर ली हुई है, बट उनको जो पैसा है वो बाद में आने वाला है। बाद में मतलब उनकी जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वो हर 6 महीने बाद पैसा आता है, 6 महीने के बाद माल उठता है, पिछला पैसा आता है और नया माल साथ के साथ उठा लिया जाता है। नॉर्मल बिजनेस साइकिल ये चलता है। ठीक है, उस केस में अगर हम जो नॉर्मल क्रेडिट लिमिट्स वाली लिमिट है कि 90 डेज के अंदर आपका पैसा वापस आ जाना चाहिए, 90 डेज के हम जो डेटर्स है वो डीपी निकालने के लिए कंसीडर करेंगे, अगर ऐसे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी तो उनके लिए वर्क करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो विद अप्रूवल हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सर्टन रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग बैंक क्रेडिट के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज गाइडलाइंस ऑन लैंडिंग अंडर कंसोर्शियम एग्रीमेंट। कंसोर्शियम एग्रीमेंट मतलब 2 या 2 से ज्यादा बैंक जब मिलके एक बोरोवर को फंड करते हैं, उसको बोलते हैं कंसोर्शियम एग्रीमेंट या मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट। उस केस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो पुराने टाइम की बात करते हैं। पहले ना 1996 के टाइम पे, उस टाइम ना कंसोर्शियम एग्रीमेंट्स के रिलेटेड काफी ज्यादा ही रेगुलेशंस थी। तो उस टाइम पे आरबीआई ने क्या करा था, रेगुलेशंस को ना विड्रॉ कर लिया ताकि क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और जो काम है वो स्मूथ लाइन हो सके। बट टाइम टू टाइम हमने क्या देखा कि जितने मेजर इंसिडेंट्स हुए फ्रॉड के, उसके अंदर कंसोर्शियम और मल्टीपल एग्रीमेंट्स ही लग रहे थे, मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स ही इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जब मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स होते हैं तो क्या होता है, 2 बैंक्स इन्वॉल्व हैं, लाइक बैंक ए एंड बैंक बी इन्वॉल्व है, दोनों का पैसा अलग दे रखा है, दोनों ने अपनी अपनी टर्म से दोनों पैसा दे रखा है। दोनों क्या करते थे, आपस में ना इन्फॉर्मेशन ही नहीं शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। उससे क्या होता था, कई चीजें ना अनहर्ड रह जाती थी, या कई चीजों के बारे में, फ्रॉड के बारे में हमें बेसिकली पता ही नहीं लग पाता था। तो उस चीज को दूर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को बैकअप करने के लिए क्या लाई गई, कुछ गाइडलाइंस लाई गई। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहले जब भी हम किसी को फ्रेश एग्रीमेंट दे रहे हैं, फ्रेश लोन दे रहे हैं,
तो जो भी बोरोवर है उससे हम डेक्लेरेशन लेंगे कि अब तू पहले हमें ये बता लोन लेने से पहले कि तू और किस किस बैंक से कौन कौन सी क्रेडिट फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है, कौन कौन सी बैंक से क्या क्या तू लोन लेके बैठा है। तो सबसे पहले उससे डेक्लेरेशन लेंगे अबाउट द प्रीवियस क्रेडिट फैसिलिटीज ऑलरेडी एंजॉयड बाय देम फ्रॉम द अदर बैंक। ओके, उसके बाद जो बैंक होगा, बैंक आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि वो बोरोवर अपने अकाउंट में क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके बेसिक एग्जांपल हो सकती है, लाइक 2 बैंक्स लेते हैं हम, HDFC एंड एक्सिस। ओके, एक पर्सन है, इसके अंदर उसका 10 करोड़ का अकाउंट है, इसके अंदर ही उसका 10 करोड़ का अकाउंट है। दोनों बैंक है जो आपस के अंदर क्या है, इन्फो शेयर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सपोज इसका जो बैलेंस था ये चला गया 1 करोड़। ठीक है, मतलब सॉरी लिमिट दे रखी थी 10 करोड़ की, 9 करोड़ की लिमिट यूटिलाइज होगी, 1 करोड़ रह गया। ओके, इसकी जो लिमिट थी वो 11 करोड़ यूटिलाइज होगी, तो माइनस 1 करोड़ हो गया। हमने कहा इसको भाई पैसा अपने पूरी कर, लिमिट पूरी कर। तो हो सकता है ये बंदा बेसिकली क्या करे, इस अकाउंट में से पैसा निकाल के यहाँ दे दे। तो एक्चुअली तो क्या हुआ, उस बैंक के पास जो पर्सन के पास एक्चुअली पैसा आना चाहिए था वो पैसा ही नहीं आया। देखा जाए तो अपनी दोनों की दोनों लिमिट्स को यूटिलाइज करके बैठा है। तो अगर ये बैंक्स आपस में ये चीज इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेंगे कि एक्चुअली उस बंदे के पास पैसा कहाँ से आया है, कि क्या वो उसका खुद का पैसा था या बेसिकली उसने लोन लेके ही लोन चुराया, तो क्या लोन लेके ही लोन चुकाया है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की जाएगी तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉड्स को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ा रहे हैं। तो बैंक्स ने क्या करना है, अकाउंट किस तरीके से चल रहा है उसके बारे में भी बताना है। बैंक्स क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम बेसिस पे किसी प्रोफेशनल से, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि जो ये काम है, जो ये अकाउंट है बहुत तरीके से वर्क कर रहा है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो भी क्रेडिट रिपोर्ट्स बनाएंगे, अपने बैंक बनाएंगे, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट्स वो खुद भी बना सकते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की भी रिपोर्ट्स को यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जब भी ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे, मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स होंगे, उसके अंदर भी सुटेबल क्लोजेस लगाए डाले जा सकते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक बैंक दूसरे बैंक के साथ शेयर करेगा। जनरली ये एग्रीमेंट्स होते ही हैं, बैंक एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर कोई बोरोवर जो मल्टीपल बैंकिंग फॉलो कर रहा है, टाइम टू टाइम बेसिस पे इकट्ठे सारे बैंक मिलकर उसके साथ मीटिंग भी करते रहते हैं, तो वो इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर जो सारा वर्क है वो होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमने बेसिकली क्या बोला, इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में, अकाउंट के बारे में, वो किस तरीके से वर्क करता है उसका अकाउंट, वो उसके साथ साथ आपको जो पर्सन है उसकी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, अनहेज फॉरेन एक्सपोजर ट्रांजेक्शन, उसके बारे में भी क्या करना है आपको, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। इन केस कोई बैंक है वो इन गाइडलाइंस की फॉलो नहीं करता, इन गाइडलाइंस का नॉन कंप्लायंस करता है, तो उसके ऊपर कौन रिव्यू करेगा, उसका रिव्यू कौन करेगा, आरबीआई उसका रिव्यू करेगी।